अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नॉवेल शुरू करने से पहले मैंने सोचा मैं आपसे कुछ बात कर लूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताती चलूं कि ये शॉर्ट नॉवेल है। इसके दो ही पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आज अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूंगी। और जो व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये बात पता ही होगी कि मैं एक दिन के गैप से ही वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि मैं रेगुलर एपिसोड अपलोड कर दिया करूँ। लेकिन अगर किसी वजह से एपिसोड अपलोड ना हो सके तो मैं पोस्ट करके आपको इन्फॉर्म जरूर कर दिया करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, फैमिली में भी काम होते हैं। तो उसकी वजह से, अगर किसी पर्सनल रीजन की वजह से अगर मैं अपलोड नहीं कर पाई तो इंशाल्लाह आपको पोस्ट करके जरूर आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगी कि आज वीडियो अपलोड नहीं हो सकती। तो चलें कहानी शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये नॉवेल आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये नॉवेल पसंद आए तो कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दश्ते चाह बिनते हवा एस। अल्लाह करे तुम्हारी शादी किसी डॉक्टर से हो जाए। नरमीन ने अपनी गुलाबी आंचल तान कर इसे बड़ी बूढ़ियों की तरह दिल से दुआ दी थी। हाँ, ताकि इसे कत्ल करके अगले ही दिन मैं फांसी चढ़ जाऊं। पास बैठी कशमाला ने तब कर एक चपत इसके सर पर रसीद करते हुए कहा था। क्लास खत्म होते ही वो दोनों यूनिवर्सिटी के लंबे चौड़े ग्राउंड में आ बैठे थे, जहां एक तरफ चंद साल बाद की पूरी टीम क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस इस तरह कर रही थी जैसे अगला वर्ल्ड कप उन्होंने ही खेलना था, और वहां बैठे नाजरीन तालबात के लिए ये काफी दिलचस्प मंजर था। सो वो अपने क्लासेस बंक करके यहाँ मैच देख रहे थे। गोया इम्तिहान में क्रिकेट देखने के फवायद पूछे जाने वाले थे। तहाँ वो दोनों इस तरफ पुश किए अपनी ही बातों में उलझी हुई थी। नहीं तो इसका कोई जुर्म भी तो हो। इसने अपना सर सहलाते हुए तेवरी चढ़ाई। डॉक्टर होना ही इसका जुर्म होगा। वो नीम को मुंह में डालकर चबाने लगी। अगर वो हैंडसम निकल आया तो? राजदार अंदाज में इसने सरगोशियों से कहा। हाँ, इम्पॉसिबल। सारे डॉक्टर्स गंजे होते हैं और गंजों को हैंडसम कहना हैंडसम लोगों की तौहीन होगी। इसने नाक भौं चढ़ाते हुए इसे बावर कराया था। और अगर इसके बाल हुए तो? इसने चैलेंज किया। यानी वो हर हाल में इसकी शादी किसी डॉक्टर से करवा देना चाहती थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर के किनारों पर झालरों की मानद? वो कड़े तेवरों से इससे घूरने लगी। हाँ, कम से कम बाल तो होंगे ना, चाहे दरमियान में हो या बाउंड्री पर। नरमीन ये कहकर फौरन निमको का पैकेट झपटते हुए उठी और खिलखिलाकर हंसते हुए दूर चली गई, क्योंकि कशमाला इर्द गिर्द फैली घास पर निगाह दौड़ाकर कुछ ढूंढ रही थी जिससे इसका दिमाग दुरुस्त किया जा सके। मेरी निम को वापस करो। इसकी छोटी सी नाक की पूंगे फूल गईं। डॉक्टर के जिक्र पर वो ऐसे चिल्ला उठती थी, अभी कुछ देर पहले ही वो अच्छे खासे फ्रेश मूड में थी के। नरमीन इसकी तबीयत खराबी पर बात करते हुए डॉक्टर तक पहुंच गई थी। तुम्हारा गला पहले ही इतना खराब है, अगर ये खाओगी तो कल तक इशारा करती नजर आओगी, और फिर घर वाले तुम्हारे इस बार भी जबरदस्ती किसी डॉक्टर के दर्शन करवाएंगे। वो मजे से खाते हुए इसे चिढ़ाने लगी थी। तसल्ली रखो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके तेवर बड़े खतरनाक थे, क्या गारंटी है? ऐसा हुआ तो वो हाल करूंगी इसका कि सारी जिंदगी हाथ मलेगा। मेरे दर्शन करने के बाद ताउम्र किसी और को देखने के लायक नहीं रहेगा वो। इसने हर्ष उठाते हुए कहा। हाँ, इतनी प्यारी जो हो तुम, फिर भी ध्यान रखना कहीं इसके बजाय तुम्हें न हाथ मलने पड़े। इसके शरीर अंदाज पर वो सुलग उठी। हाथ पैरों तक जाकर रुक गया था। मुझे खराब होने का डर ना होता तो यकीनन ये जूता नरमीन के सर पर पड़ता। वो अंदर ही क्लस कर रही गई और उठकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई, जबकि नरमीन दांत निकालते हुए इसके पीछे लपकी कि अब इसे अपनी इस रूठी हुई महबूबा जैसी सहेली को मनाना था, जो डॉक्टर के नाम पर ही जल भुन जाती थी। बहुत छोटी थी कशमाला जब इसे टाइफाइड हुआ था। ये बुखार इसे 6 माह रहा था और इस दौरान वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, मगर कुछ अफाका ना हुआ था। इसके सर के बाल तक झड़ गए थे। जर्द रंगत, निचड़ा हुआ चेहरा और आंखों के गिर्द स्याह हल्कों से लगता जैसे वो सदियों से बीमार हो। साजदा बेगम इसका लागा होता बदन देखती तो मुंह छुपाकर रो देती। वो माँ थी। बेटी की ऐसी हालत देखकर इनका कलेजा मुंह को आने लगता था। वो तहज्जुद में बारी ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी फूल सी बच्ची के लिए दुआ मांगती।
फिर एक दिन एक अस्पताल में डॉक्टर मजीद गोया कशमाला के लिए फरिश्ता बनकर आ गए थे। इनके इलाज से कशमाला की तबीयत संभलने लगी। कशमाला रोज इनके पास जाती और वो रोज इसे इंजेक्शन देते। रोज के 2 इंजेक्शन वो मुसलसल 2 माह लगवाती रही। इसके अलावा कड़वी दवाइयां खा खा कर इसका हलक अंदर तक कड़वा हो चुका था। सो मिजाज में भी कड़वाहट घुल गई थी। डॉक्टर मजीद को ऐसी शर्मसार निगाहों से देखती कि जैसे अभी इन्हें कत्ल कर डालेगी, जबकि वो इसकी नजरें और इनमें छुपा एतराज भांप कर अपनी मुस्कुराहट छुपा जाते। यही वो दौर था जब इसके दिल में डॉक्टर्स के लिए खौफ पैदा हो गया था, और वो वक्त गुजरने के साथ इस खौफ की जगह नफरत ने ले ली थी। इसे लगता था जैसे डॉक्टरों का इसका कोई दुश्मन था जो इसे इंजेक्शन और दवाइयां दे दे कर जान से मारने के दर पे था। बहरहाल वो इतनी बार डॉक्टर के पास गई थी कि अब अगर इसे बुखार होता भी तो वो बिस्तर पर कुछ दिन आराम तो कर लेती थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाना गोया इसे कतई नामंजूर होता था। आसमान सा आंचल तुझको ओढ़ाऊं, झिलमिल सितारे आ तुझको दिखाऊं, रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं। वो 1.5 साला फिजा को अपने सीने पर सुला कर इसका सर थपक रहा था। फिजा की मासूम आंखें नींद थी बोझल होकर बंद होने लगी। आज चल चले एक ऐसी जगह, कहते हैं रहती हैं परियां जहां, सतरंगी बादल हवा में उड़े, नन्ही सी कलियों से खिलता समा, तितली के पंखों पे तुझको बिठाऊं, खुशियों की बारिश में तुझको भिगाऊं, रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं। वो सो गई थी। निगाह पड़ी तो इसने मुस्कुराकर इसे बेड पर लिटा दिया। नन्ही फिजा ने हरकत की लेकिन फिर नींद की वादियों में खो गई। इसने झुककर पेशानी पर बोसा दिया, लाइट ऑफ की और खिड़की के पर्दे सरकाए। बाहर रोशनियों का सैलाब बह रहा था। सड़क पर जराए आमदोरफ्त का शोर और आसपास के घरों से फूटती चरागां। इसका कमरा तारीक था, बिल्कुल इसके दिल की तरह, जहां कोई ख्वाहिश कोई आरजू बाकी नहीं थी। अब अगर मुर्दा बदन में सांसें आती थीं तो इनकी वजह फिजा थी। हाँ, वो अपनी बेटी फिजा की वजह से ही जिंदा थी, वरना मर तो वो इसी दिन गया था जिस दिन हरीम कब्र में जा सोई थी। कुछ तो खा लो कशमाला। साजदा बेगम ने तशवीश से इसके माथे पर हाथ रखा जो बुखार की शिद्दत से अंगारा हो रहा था। भूख नहीं है अम्मी, इसने सहूलत से इनकार करते हुए आंखें मूंद ली। भूख क्यों नहीं है? अंदर दाखिल होते फैजी ने इसकी बात सुनकर इस्तफसार किया। कशमाला ने आंखें खोलकर अपने बड़े भाई को मोहब्बत पाश नजरों से देखा। जल्दी से कुछ खाओ फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, इसने प्यार से इसके गर्म होते गाल थपथपाते हुए कहा था। डॉक्टर के जिक्र पर इसका हलक तक कड़वा हो गया था। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेहरे पर नागवारी सजाते हुए इसने कतई लहजे में कहा। इसे पिछले 2 दिन से बुखार था मगर वो खुद को डॉक्टर को दिखाने से इनकारी थी। कशमाला, बच्चों की तरह जिद करना बंद करो, कुछ खाना है तो ठीक, वरना ऐसे ही चलो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। कशमाला की जिद और हठधर्मी पर साजदा बेगम के चेहरे पर उभरती परेशानी और बेबसी देखते हुए फैजी तमाम लिहाज और मोहब्बत एक तरफ रख कर ठीके लहजे में गोया हुआ और फिर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। एक तो वो इस लब्बे लहजे की आदी नहीं थी और फिर कुछ बीमारी ने भी इसे इतना कमजोर कर दिया था कि पल भर में इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। चुप कर पागल, साजिदा बेगम ने इसे अपने साथ लगा लिया। वो हम वक्त यही दुआ करती थी कि इसे कुछ भी ना हो, हमेशा तंदुरुस्त और सलामत रहे, क्योंकि जब कभी इसकी तबीयत खराब होती वो बेड पर ही 3-4 दिन गुजार देती मगर डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। डॉक्टर मजीद आज ड्यूटी पर नहीं है। फैजी डॉक्टर मजीद की क्लिनिक में कशमाला के हमरा दाखिल हुआ तो डॉक्टर मजीद की खाली कुर्सी इसका मुंह चढ़ा रही थी। तभी इसने रूम में से निकलते डॉक्टर मजीद की सेक्रेटरी से पूछा। जी नहीं, वो उम्र की अदायगी के गर्ज से एक माह की छुट्टी पर हैं, इसने खालिस प्रोफेशनल लहजे में कहा। आप बैठ जाएं। इसके पहलू में खड़ी इसकी मोमी गुड़िया के लड़खड़ाते कदमों को देखकर इसने दाहिनी तरफ तरतीब से रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। तभी पेशेंट रूम से बरामद होते कुछ मरीज दवाइयां हाथ में पकड़े दाखिली दरवाजे से रुखसत हो गए। फिर यहाँ मरीजों को कौन देखता है? कशमाला के कंधों से थाम कर इसने एहतियात से कुर्सी पर बिठाकर सवाल किया। इनके बेटे डॉक्टर समआन मजीद, आप तशरीफ रखें प्लीज, वो नमाज पढ़ने गए हैं, आते ही होंगे,
इसके जाते ही फेजी कशमाला के बगल वाली कुर्सी संभाल गया। पिछले 15 मिनट से वो इस खड़ूस डॉक्टर के इंतजार में सूख रही थी, जो गया फर्ज नमाज नहीं बल्कि कज़ाए उम्री अदा करने गया था। बुखार की तपिश से इसका जिस्म हौले हौले लरज रहा था। नींद बेहोशी तारी होने के बायस आंखें बंद होती जा रही थी। कशमाला मुनीर। कुछ देर बाद इसका नाम पुकारा गया तो फेजी ने इसे सहारा देकर खड़ा किया और वो इसके कंधे पर सर रख के बोझल कदमों से चलने लगी। इससे शदीद किस्म की घबराहट होने लगी, दिल डूब डूब कर उभरने लगा, टांगों में जैसे जान ही ना रही। लिहाजा पेशेंट रूम में जाते ही वो होशो खर्च से बेगाना होकर फेजी की बाहों में झूल गई। सेक्रेटरी ने एक लम्हे की ताखीर किए बिना स्ट्रेचर खींचा और फेजी ने इसे इस पर लिटा दिया। डॉक्टर समान अपना स्टेथोस्कोप लेकर इसकी तरफ लपका और इसका होश रुबा हुस्न देखकर थम सा गया। बंद आंखों पर लंबी घनी पलकों की झालर, छोटी सी सुर्ख होती नाक, शिगरफी लब और गुलाबी रंगत में वो परी लग रही थी। चंद सेकंड के इसके मुराकबे ने इसका दिलो दिमाग अपनी मुट्ठी में ले लिया। वो भूल गया था कि वो कौन था, क्या था, कहाँ था। याद रहा तो सिर्फ इतना कि सामने एक साहिरा थी, अपने तमाम तर हश्र सामानियों के साथ। इसे लगा वो जैसे मरा हुआ समझ रहा हो, वो यही थी, मगर यूं ही इस तरह आंखें बंद किए तो क्या वो फिर से मर गई थी? नहीं, इस बार वो इसे मरने नहीं दे सकता था। शायद वो इससे नाराज थी, इसे छोड़कर जा रही थी। हाँ, यकीनन वो खफा रही होगी, तभी तो ये हाल बना लिया था। लेकिन कोई कितना ही खफा क्यों ना हो जाए, मोहब्बत से कौन दामन छुड़ाता है भला। इससे दूर जाने वाले ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, जल्द ही मर जाते हैं, और वो इसे अपनी जान पर ये जुल्म करने नहीं देना चाहता था। वो मर नहीं सकती थी, इसे जिंदा रहना था इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। यही सोचकर वो इसके करीब हुआ। हरीम वारफी से पुकारा गया, जो सिर्फ इसका सेक्रेटरी ही सुन सका। सर, आर यू ओके? सेक्रेटरी ने इसकी नम आंखों में इस्तेराब देखा तो करीब होकर सरगोशियों में पूछा, और वो जैसे किसी तिलिस्म से बाहर निकला। इसने कुछ पल लगाए सेक्रेटरी को पहचानने में और फिर मौजूदा हालत को समझने में। इसके गले में पड़ा स्टेथोस्कोप इस बात का सबूत था कि वो एक डॉक्टर था और हाँ, इसे बचा सकता था। पानी के चंद कतरे इस पर डाले तो वो होश में आ गई। इसकी हिदायत पर फेजी ने कशमाला का पानी पिलाया। पानी पीते हुए इसने निगाह उठाई तो सामने डॉक्टर समान खड़ा था। इसी पल इसकी निगाह भी उठी, इसकी पुतलियां देखी और नजरें चुरा गया। नहीं, ये हरीम नहीं थी, एक मरीजा थी जो अपने इलाज के लिए यहाँ मौजूद थी। मगर इस वक्त डॉक्टर समआन को खुद अपने इलाज की जरूरत शिद्दत से महसूस हुई। न जाने क्यों वो इसे देखकर बेख्तियार हुआ था। बेशक वो हरीम जैसी दिखती थी, मगर हरीम तो नहीं थी। ये कब से बीमार है? दिमाग से महू होती डिग्रियों को खींचकर जहन में लाते इसने कशमाला की नब्ज टटोली। इसकी अपनी धड़कन मामूली सी तेज चलने लगी। पिछले 2 दिन से, फैजी ने बताया, और आप अब इन्हें यहाँ ला रहे हैं। उंगलियां इसके माथे पर टेकाए हुए इसने अंगूठे की मदद से आंखें खोलकर किनारों की सुर्खी देखी। हरीम की आंखें नीली थीं, जबकि कशमाले की गजाली आंखों के सुर्ख डोरे मुकाबिल को घायल कर देने की सलाहियत रखती थी। इसके हाथों में लर्जिश हुई तो हाथ वापस खींच लिए। जी, दरअसल हमें अंदाजा नहीं था कि इसकी तबीयत इस हद तक बिगड़ जाएगी। फैजी बेचारा और क्या कहता। स्टेथोस्कोप से इसकी सांसें शुमार करते इसका तजुर्बा डोल रहा था। वो बार बार बरसों की गई रियाजत भूल रहा था। हरीम और कशमाला का चेहरा हैरत अंगेज हद तक मिलता था। कशमाला ने सारे खालोखत जैसे हरीम से मुस्तार लिए थे। अपने कदमों पर खड़ा होना इसके लिए दुश्वार हो गया था, लिहाजा वो वहां से 2 मीटर के फासले पर रखी कुर्सी पर बुरा जमान हो गया। नुस्खा लिखते हुए बार-बार रुकता कलम माथे पर फैली लकीरें और पसीने की नन्ही बूंदें इस बात की चुगली खा रही थी कि इसकी तालीमी काबिलियत की आजनार डगमगा रही थी। शोबे तिब से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर समआन मजीद का ओहदा खुद इसे भी मशकूक लग रहा था। न जाने वो यहाँ क्या कर रहा था। हालांकि वो मजनू था, किसी कैस की तरह लैला लैला पुकारते वो जंगल जंगल घूमता, यहाँ गरिबां चाक करके सहरा नूरदी करता। हरीम के बाद तन्हा ये डॉक्टरी तो इसके बस की बात न थी। आपकी तबीयत ठीक है? सेक्रेटरी इनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर परेशान हो गया। हूँ, इसने चेयर से टेक लगाकर बाल मुट्ठियों में जकड़े निगाहें छत से टिका ली। मैं घर जा रहा हूँ, आप पेशेंट को ड्रिप लगा दें, इंजेक्शन और दवाइयां मैंने लिख दी हैं।
यकलक वो उठा और सेक्रेटरी को हिदायत करते हुए बाहर निकल गया। मजीद यहाँ रुकता तो इसकी याददाश्त मुतासिर होने का खदशा था। जुदाई देने वाले तुमसे उम्मीद वफा कैसी, ताल्लुक टूट जाए जब, मोहब्बत रूठ जाए जब, तो फिर रस्में दुआ कैसी, मिलन की इल्तिजा कैसी। भंवर में डूबती कश्ती से साहिल की तमन्ना क्या, उखड़ती सांस हो तो जिंदगी की आरज़ू भी क्या, जो मंजिल खो चुकी हो इसकी फिर से जुस्तजू भी क्या। रज़ाए इश्क पर अच्छा सर तस्लीम खम करना, सिसकने से यही बेहतर है ना उम्मीद ही मरना। मगर दिल ने तुम्हें किस वास्ते से याद रखा है, अभी तक मैंने क्यों खुद को बहुत बर्बाद रखा है। जुदाई देने वाले आशनाई की कसम तुमको, तुम्हारी कच अदाई बेवफाई की कसम तुमको। मुझे इतना बता देना, वफा की चाहतों की मिसालें कैसे बुझाते हैं, निशान कैसे मिटाते हैं, भुलाना हो जिन्हें इनको भला कैसे बुलाते हैं। वो बिस्तर पर दराज हुआ तो आंखें भीग गईं। इस अप्सरा का चेहरा माजी की किसी याद से जा टकराया तो चौंक उठा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। एक की सूरत दूसरे की शक्ल थी। समान मजीद जब दयारे गैर में एमबीबीएस की डिग्री हसूल के लिए गया तो वहां एक क्लास फेलो हरीम से दिल लगा बैठा। हरीम अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। इसकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन बाप का बिजनेस अमेरिका में सेट था, इसलिए वो अपने माँ के हमरा वहीं शिफ्ट हो गई। इसकी तरबियत खालिस मशरकी अंदाज और अतवार में हुई थी, इसलिए बगैर इसकी शहरियत को खातिर में लाए समान मजीद इसे खलूस दिल से चाहने लगा। वो दोनों डॉक्टर बन रहे थे और देखते ही देखते हरीम के दिल में भी इसके लिए नर्म और गद्दार जज्बात सर उठाने लगे। दोनों ने अपने अपने वालिदैन को राजी किया और फिर डॉक्टर हरीम दुल्हन बनकर डॉक्टर समान मजीद के घर आ गई और जिंदगी बहारों से मंसूब हो गई। हरीम को समान जैसे शौहर की रफाकत में दुनिया जन्नत लगने लगी, जो इसकी बेवकूफी थी, क्योंकि जन्नत अबदी है जबकि दुनिया और इसके रिश्ते फानी। दुनिया को फना होने में तो अभी वक्त ही, लिहाजा रिश्तों के फानी होने का सबूत हर रोज कहीं ना कहीं से मिलता है। इनका रिश्ता भी कच्ची डोर साबित होने वाला था, मगर वो पागल ये समझती थी कि समान और इसका रिश्ता मजबूत होने लगा था। हाँ, वो माँ बनने वाली थी, इसीलिए इतरा रही थी, मगर इस बात से अनजान थी कि कुदरत इसे अपनी नवमौलूद बेटी का चेहरा भी देखने नहीं देगी। डिलीवरी के वक्त हरीम की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर समान ऑपरेशन थिएटर के बाहर गोया अंगारों पर लौट रहे थे, तभी इसे बेटी की पैदाइश की नवीद सुनाई गई। वो भी शुक्रगुजार हुआ ही था कि हरीम की मौत ने इसके कदमों तले जमीन खींच ली। आसमान जैसे इसके सर पर आ पड़ा। सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए और इनकी किरचियां इसके दिल में पेवस्त हो गईं। लहू रिसने लगा और जीने की तमाम उमंगें इसी खून के साथ कहीं बह गईं। बिस्तर पर इज़्तिरारी कैफियत में करवटें बदलता वो कर्ब की इंतहा पर था। कसक नींद के बढ़ती ही जा रही थी। इसके बगल में फिजा पुरसुकून नींद सो रही थी। इसे यकीन था हमेशा की तरह आज भी नींद खुद चल कर नहीं आएगी। चुनाचा वो उठा, दराज से नींद की 2 गोलियां निकालकर फांकी और लेट गया। वो 3 दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी। नरमीन ने फोन पर इसकी खैरियत दरियाफ्त की थी और इसे ये जानकर अफसोस हुआ था कि वो शदीद अलील थी। इसे इस पर गुस्सा भी आया था कि हल्का हल्का बुखार तो इसे 1 हफ्ते से था, मगर वो रीढ़ बनी डॉक्टर के पास जाने से कतरा रही थी। इसकी अख्तर हालत पर मुनीर साहब और साजिदा बेगम की नींदें भी उड़ गई थीं, लिहाजा उन्होंने सख्ती से पेश आते हुए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे दवाई वक्त पर और अपनी निगरानी में खिलाई थी। वो एक बार फिर अपने कयामत खेज सरापे समेत इसके रूबरू थी। डॉक्टर समान दाएं हाथ की 2 उंगलियों से इसकी कलाई थामे दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था। नजरें सर्द और चेहरा सपाट था। वो मुसलसल इसे नजरअंदाज किए हुए था, जबकि कशमाला हक्का बक्का होकर इससे ही घूर रही थी। इसकी 20 साला जिंदगी में ये पहला डॉक्टर आया था जिसका सर का मैदान आबाद था। इसके पूरे सर पर बाल थे और हैरत अंगेज तौर पर काफी खूबसूरत भी थे। संजीदा मिजाज और अपनी ही जात में मगन खफा खफा सा ये शख्स इसे बेहद पसंद आया था। इसके मुताबिक ये वाहिद जवान मर्द था जो कशमाला की खूबसूरती से बेनियाज नजर आता था, और वरना लोग इसके तीखे नकूर से मुतासिर हुए बगैर न रहते थे। अलबत्ता वो कुछ अलग सा था, खोया खोया सा, जिसे इर्द गिर्द के लोगों की कुछ खास परवाह नहीं थी। ताहम इसने सर झटकते हुए जैसे खुद को डॉक्टर के बारे में सोचने पर डपटा और नजरें इधर उधर कर ली।
लंबे और गहरे सांस लीजिए, इसने स्टेथोस्कोप इसके सीने पर धरते हुए कहा, जबकि खुद इसका सांस अंदर ही घुट रहा था। आखिर कब तक वो इसके सभी चेहरे से नजरें चुराता? वो इसके मरीज थी, इसे देखना ही था। नुस्खा लिखकर इसने फैजी को दिया, जिसमें इंजेक्शन भी लिखा था। इंजेक्शन? खौफ के मारे कशमाला की आंखें फैल गईं। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, इसने धीमे सुरों में एहतजाज किया, जो इसके कानों ने बगौर सुना था। फिर भी वो बेनियाज सा अपनी टेबल पर न जाने किस चीज को देख रहा था। अपने स्टाफ को भी वो कल से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जिद मत करो कशमाला, तुम्हें ठीक होना है या नहीं? तेजी ने इसे समझाना चाहा। डॉक्टर हूँ, इसने पुकारा तो वो फौरन ही मुतवज्जा हुआ, जैसे कब से इसी इंतजार में हो। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, चेहरे पर तमाम तर मासूमियत सजाए वो कह रही थी। बे इख्तियार इसके लब मुस्कुराए। इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी तो ठीक कैसे होंगी? संजीदगी से कहा गया। प्लीज आप मुझे कोई कैप्सूल वगैरह दे दीजिए, मगर इंजेक्शन मत लगाइए। इसने पेन की मदद से नुस्खे पर लिखा इंजेक्शन को एक लकीर लगाकर काटा, साथ दो गोलियां लिखकर दी और खुद उठकर चला गया। तीसरे दिन तो कशमाला का सब्र जैसे जवाब दे गया था। इसकी नरमी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा था, इसलिए इसने साफ लफ्जों में डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। हालांकि इसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर तो थी, मगर वो बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं हुई थी। मुनीर साहब ने इसे समझा बुझाकर न जाने किस किस का वास्ता और रिश्वत देकर मनाया, तो फिर जाकर कहीं वो रजामंद हुई। तबीयत कैसी है आपकी? आज डॉक्टर समान का मूड कुछ खुशगवार था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने नागवारी से रुख फेरा। आजकल जो भी इससे मिलता यही सवाल करता, और वो ये सुन सुनकर थक बल्कि पक चुकी थी। मामूल के चेकअप के बाद अब वो दवाइयां तहरीर कर रहा था। डॉक्टर साहब, कोई भूख लगने वाला सिरप भी लिख कर दे दें। ये सारा दिन मुझे भूख नहीं है कि गर्दान अलापती रहती है। ये फैजी था। डॉक्टर समान मजीद ने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया, जबकि कशमाला ने चिढ़कर इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मम्मा ने कहा था। इस पर वो कंधे उचका कर रह गया। आप खट्टी चीजें तो इस्तेमाल नहीं करती? लो जी, सिर्फ डॉक्टर ही रह गया था ये सवाल पूछने वाला। जी, जब इसे बुखार होता है तो ये खट्टी चीजें बहुत ज्यादा खाती है, मसलन दही बड़े और गोलगप्पे वगैरह। तो थी फैजी पर, जो इसका पसंदीदा मेन्यू बता रहा था। अब आप ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, ओके? हैं? अब ये दिन आ गए हैं कि डॉक्टर इसे समझाएंगे, लेकिन मेरा दिल करता है ये सब खाने को। इसने रोनी सूरत बनाई। ये ड्रामा भी जरूरी था फैजी के सामने, वरना इसे क्या पड़ी थी कि वो डॉक्टर की बात मानती। इतने बुरे दिन नहीं आए थे इसके। मेरा भी दिल करता है आपको इंजेक्शन लगाने को। डॉक्टर समान की बात पर इसने चौंक कर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो सत्यानाश। लेकिन मैंने आपकी बात मानकर इंजेक्शन की जगह कैप्सूल लिख दिए, तो अब उसूलन आपको भी मेरी बात माननी चाहिए। वो बड़े प्यार मुशफिकाना अंदाज में गोया हुआ। कशमाला ने नजरें उठाकर देखा तो इसकी आंखों में गहरा कर्ब दिखाई दिया। जी बेहतर, इसने जबरदस्ती मुस्कुराकर पलकें झुका ली। कशमाला क्लिनिक से रुखसत हुई तो डॉक्टर समान सीने में कब से रुकी हुई सांस को हवा के सुपुर्द करता इंतशार फैलाती धड़कनों को दुरुस्त करने लगा। अपने दिमाग को किसी बहुत बड़ी आजमाइश से निकाल लेने के बाद भी वो खासा बेसुकून लग रहा था। 3 साल बाद एम्बुलेंस अपनी मखसूस कान फाड़ आवाज के साथ हॉस्पिटल के दाखिली गेट के पास रुकी। दरवाजा खुला तो रेस्क्यू के चंद अफराद बाहर निकले। इनके हाथों में खून से लथपथ जिस्म थे, जिन्हें वो स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे। जख्मी होने वालों में एक मर्द और एक औरत थी। सड़क पर इनकी सुबह रवि से दौड़ती हुई कार बर्क रफ्तार ट्रक से टकराकर कई मीटर दूर जा गिरी थी। इनके बदन पर इतनी चोटें आई थीं कि बचना नामुमकिन लग रहा था। इनके अहले खाना को खबर दी गई, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। ऑपरेशन थिएटर में तमाम डॉक्टर्स मुतहरिक थे। सब लिबास ओढ़कर दो सीनियर डॉक्टर स्ट्रेचर के पास आए। वहां मौजूद नर्सें भागम भाग सामान निकाल रही थीं। डॉक्टर हसीब की हिदायत पर इनके हाथ तेज तेज चल रहे थे। गहरी आंखों वाला सीनियर डॉक्टर समान सफेद दस्ताने पहनकर डॉक्टर हसीब के करीब आया तो इस लड़की पर निगाह पड़ते ही आंखों में बेयकीनी उतरी और वो भौचका रह गया। आवाजें आना बंद हो गईं। समाते बर्फ थी। वो डॉक्टर हसीब को सुन नहीं पाया, बस जानकनी के आलम में खड़ा सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। हरीम की मौत का वक्त इसे याद आया और वो एक बार फिर पागलपन की तरफ लौटने लगा। साए साए करते दिमाग के साथ वो साकित खड़ा था। आंखों में धुआं भरने लगा और खून में नहाई लड़की का चेहरा धुंधला गया।
क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इसकी उड़ी हुई रंगत देखकर डॉक्टर हसीब को तशवीश हुई। पास खड़ा डॉक्टर अकील भी मदहोश था। इर्द गिर्द हर शय घूमने लगी। डॉक्टर सामान का मजबूत बदन डोल गया, जहन तारीकी में डूबने लगा और वो लड़खड़ा गया। डॉक्टर अकील ने फौरन इसे सहारा दिया। सामान, खुद को संभालो। इसने कुछ फासले पर रखी कुर्सी पर इसे बिठा दिया। इसकी आंखें पुतलियां और एहजा किसी ट्रांस की कैफियत में थी और जबान लफ्ज अदा करना भूल चुकी थी। डॉक्टर अकील ने पानी इसके लबों से लगाया मगर इसने नहीं पिया। दूर खड़े डॉक्टर हसीब ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ? डॉक्टर अकील ने भी इशारा तन तसल्ली दी कि कुछ नहीं है। तमाम नर्सें हाथ चलाते हुए मायने खेज निगाहों से गाहे बगाहे बुत बने डॉक्टर समान को देख रही थी। डॉक्टर अकील, जो कि डॉक्टर समान का गहरा दोस्त था, जानता था कि इसे सदमा हो गया था, क्योंकि इस मुतासिला लड़की की शक्ल हूबहू डॉक्टर हरीम से मिलती थी, जो इसकी बीवी थी और जचगी के दौरान मौत को गले लगा गई थी। तकरीबन 10 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े मरीजों के लवाहिकीन में मौजूद चंद और लोगों के साथ खड़ी साजिदा बेगम भी करा रही थी। मुनीर साहब खामोश आंसू बहा रहे थे, जबकि फैजी इन दोनों को संभालते हुए खुद भी निढाल हो रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीनियर डॉक्टर हसीब ने अफसोस से सर नफी में हिलाते हुए अपना मास्क खींचा। डॉक्टर समान को लगा कि बस जिंदगी यहीं तक थी। दिल दर्द की शिद्दत से फटने लगा। एक मर गया था और दूसरा मर रहा था। डॉक्टर समान, आप ठीक हैं? डॉक्टर हसीब इसके पास आए और खैरियत दरियाफ्त की, जबकि वो बोलने के काबिल रहा ही नहीं था। सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर पेशेंट जाहिद को बचा नहीं सके। वो इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर अकील ने बाहर खड़े अफराद पर धमाका किया तो बेन की आवाज बुलंद हो गई। औरतें धाड़े मार मार कर रोने लगी। डॉक्टर समान ने बमुश्किल सर उठाकर निगाह दूसरे बेड की जानिब दौड़ाई, जिसके गिर्द डॉक्टर्स का जमघट्टा लगा था। पास खड़े डॉक्टर हसीब ने इसकी नजरों का ताकुब किया। कशमाला कैसी है? ये आवाज बाहर से आई, जो गालिबन साजिदा बेगम की थी। शी इज आउट ऑफ डेंजर। सीनियर डॉक्टर अकील ने मुड़कर डॉक्टर हसीब से कहा था। इसकी आंखों में अजीब सी खुशी का गहरा तासुर था। डॉक्टर समान ने पलकें मूंद ली, कब से रुके हुए आंसू खारिज होने लगे। तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, इसलिए वो ड्यूटी पर नहीं गया था और घर में रहकर अपने 4.5 साल बेटी के साथ वक्त गुजार रहा था। सो आज इसने आया को भी छुट्टी दे दी थी। रात को ड्यूटी से फ्री होने के बाद डॉक्टर अकील इसके घर आया तो समान इसे कुछ मुरझाया हुआ लगा। क्या हो गया था तुम्हें कल? इसके सवाल पर दिल में दर्द सा जागा। हरीम की जुदाई का दर्द। पता नहीं यार, यूं लगा जैसे कोई मेरी रूह खींच रहा था और मैं खुद को बचा नहीं सका। गहरी सांस खारिज करके इसने चाय का कप बढ़ाया। हैरत अंगेज तौर पर वो लड़की हरीम की हम शक्ल है। मैं खुद इसे देखकर बौखला गया। तुम्हारी तो फिर ये हालत होनी थी। इसने कप थाम लिया। समान महज हाँ में सर हिला गया। डॉक्टर हसीब भी मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया डॉक्टर हसीब को? डॉक्टर मजीद कमरे में दाखिल हुए तो अकील खिसियानी हंसी हंसता उठकर सलाम करते हुए इनके बगलगीर हुआ। समान मुस्कुराकर इनके लिए चाय का कप तैयार करने लगा। कैसे हो बरखुरदार? तबीयत बेहतर हुई? उन्होंने इसके चौड़े शाने पर हाथ रखा और सोफे पर बैठ गए। ठीक हूँ पापा। उन्होंने चाय का कप ले लिया। चाय पीने के बाद समान को नींद आने लगी, लेकिन वो अकील की मौजूदगी का ख्याल करके बैठा रहा। अकील को महसूस हुआ तो इसने इसे जबरदस्ती कमरे में भेज दिया और खुद दानास्ता डॉक्टर मजीद के गुफ्तगू को तूल देने लगा। फिर इसने समान के साथ अस्पताल में होने वाले वाकया इन्हें बताया तो डॉक्टर मजीद दम बखुद रह गए और साथ ही इसने मुफ्त को मशवरा भी दे दिया, जिस पर वो संजीदगी से गौर करने लगे। समान सो गया था, लेकिन अकील के जाने के बाद डॉक्टर मजीद की नींद हराम हो चुकी थी। क्या हसी ख्वाब दिखाया था मोहब्बत ने हमें। खुल गई आंख तो ताबीर पे रोना आया। इसे अस्पताल में रहते चौथा दिन था जब से होश आया था। वो एक ही सवाल की रट लगाए हुए थी कि जाहिद कहाँ है। डॉक्टर ने इसकी हालत को पेश नजर रखते हुए झूठ का सहारा लिया और इसे बताया कि जाहिद बिल्कुल ठीक है। ताहम इसने अपनी करीबी बेटी साजिदा बेगम और फेजी की बातें सुन ली थी। दोनों इसे सोया हुआ ख्याल करते आपस में बेधड़क बातें कर रहे थे, जिनमें जाहिद की मौत का भी जिक्र था। ये जानकर कशमाला की हालत काफी खराब हो गई थी।
जब से इसे मालूम हुआ था कि इसका शौहर और बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे थे, तब से अब तक इसने तमाम अमले को नचा कर रखा हुआ था। कभी इंजेक्शन नहीं लगवाती तो कभी ड्रिप निकाल कर फेंक देती, दवाई भी कूड़ेदान की नजर हो जाती थी। डॉक्टर समान पिछले 2 दिन से जानबूझकर इस वार्ड में नहीं आया था, क्योंकि वो किसी सूरत कशमाला का सामना नहीं करना चाहता था। मगर आज डॉक्टर असीब के जल्दी चले जाने की वजह से इसे यहाँ आना पड़ा था। क्या महसूस कर रही हैं आप? इसने इस्तफसार किया। तेजी कहीं गया हुआ था और इसकी आमद पर साजदा बेगम को नर्स ने बाहर इंतजार करने को कहा था। जैसे मैं कब्र में हूँ। चेहरा सपाट था। वो तड़प कर शिकवे पर निगाह इस पर डाल गया। इस चेहरे पर ऐसी बातें जेब नहीं देती थी। इंजेक्शन लगवा लें प्लीज। लहजा कतई प्रोफेशनल नहीं था। इससे क्या होगा? वो छत को घूरते हुए बोली। आप ठीक हो जाएंगी। यह एहसास भी कितना फरहत बख्श था। मुझे नहीं जीना डॉक्टर, कशमाला ने जख्मों से उठती ठिसों पर कराहते हुए बेहसी से कहा। तभी इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो सख्ती से इसका बाजू दबोच कर इस पर झुका। इसकी कहर बरसाती नजरें सभी चेहरे का तवाफ कर रही थी। मेरी तरफ देखो कशमाला। वो इसकी इस बेबाक हरकत पर सहम सी गई। क्या मरने वालों के साथ मर जाना जिंदगी है? क्या छोड़ जाने वालों के साथ अपनी सांसें रोक देना जिंदगी है? नजर उठाकर देखो तो सही, न जाने कितने लोग हैं इस दुनिया में जो जान से प्यारे रिश्ते गंवाने के बाद भी इस तल्ख के जहर भरे घूंट पी रहे हैं। कितनी ही जाने मस्नूई मुस्कुराहटों का खौल चढ़ाए इस सपाक जिंदगी का बोझ उठाए फिर रही हैं। वो लब बीचे सख्ती से आंखें मीचे हुए थी। तुम्हें क्या लगता है हम सब बहुत खुश हैं? आंखें खोलो और देखो, इस दुनिया में हर तरफ आंसू ही आंसू गिरे हैं, दर्द ही दर्द बिखरे हैं। झंझोड़े पर इसने आंखें खोली और इसे तकने लगी। खूबरू संजीदा चेहरा जो पहली बार देखने पर भी ऐसा ही मालूम हुआ था। और आंखें, क्या जिंदा लोगों की आंखें ऐसी होती हैं जिनमें जीने की तमन्ना आरज़ू ढूंढने से भी नहीं मिल रही होती? वो धीरे धीरे इसकी आंखें पढ़ने लगी। कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें वो समझ नहीं पाई। इन आंखों में इश्क जुनून का ठाटे मारता समंदर किसी को अपने अंदर समो लेने के लिए बेताब था। इनमें से एक मखसूस जात के लिए लपा को तड़प देखना इसके लिए हैरान कुन था। वो फुर्ती से पलकें मूंद कर रुख फेर गई। एक बार पहले भी वो ये आंखें पड़ चुकी थी। डॉक्टर समआन ने इसे इंजेक्शन लगाया तो वो साकत से पड़ी रही। ना कोई मुजाहमत और ना ही शोर शराबा किया। बिल्कुल किसी रूठे हुए बच्चे या फिर हारे हुए जुआरी की तरह जो जानता हो इसकी एक नहीं चलनी। वो समझ गई थी कि इसे अब किसी भी चीज पर एतराज नहीं उठाना था, क्योंकि ये सिफत जिंदा और जावेद इंसानों की थी, जबकि वो अब मर चुकी थी। इस दिन के बाद जब तक कशमाला यहाँ रही, डॉक्टर समान ने कभी भूल कर भी इस वार्ड में कदम नहीं रखा। वो खुद को हरीम से दूर रखना चाहता था। हालात सफाकियत का लिबादा ओढ़ लें तो इंसानों के रवैये और लहजों में फर्क आ जाता है। वक्त इसके साथ बेरहमी से पेश आया तो वो फूल जैसी लड़की मुरझा गई। इसे आदत ही कब थी ऐसे दिल फाड़ हालात सहने की। कशमाला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी, मगर अब पहले की तरह ना बोलती थी और ना ही हंसती थी। जिंदगी अच्छी भली तमानियत से गुजर रही थी कि अचानक तूफान आया और इसकी खुशियों के तमाम खेमे उखाड़ कर ले गया। वो एक बार फिर कमरे में बंद अपने लुट जाने पर बेआवाज रोने लगी। यूनिवर्सिटी की तालीम खत्म होते ही मुनीर साहब के रिश्तेदारों में से इसके लिए जाहिद का रिश्ता आया। जाहिद एक सुलझा हुआ सोबर सा नौजवान था। वो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता था। इसके पास कंपनी की तरफ से दी गई गाड़ी और घर भी था। इसके वालिदैन भी नेक सोहबत लोग थे, लिहाजा कुछ अरसा इन्हें इंतजार करवाने के बाद मुनीर साहब ने हाँ कह दी। धूमधाम से मंगनी हुई और 1 साल बाद वो निकाह के रिश्ते में बनकर हमेशा के लिए पिया घर सुधार गई। जाहिद वाकयतन बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। दोनों की जिंदगी आसूदगी से गुजर रही थी। फिर जब कशमाला को ये खबर मिली कि कुदरत इसके कदमों में जन्नत डालकर इसकी जात की तकमील करने वाली है, तो खुशी और इंबिसात से इसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। ये सुनकर जाहिद के चेहरे पर जो रंग आया था वो इसे कभी नहीं भूल सकती थी। कितने खुश थे वो दोनों इस दिन। जाहिद इसे शॉपिंग करवाने लेकर गया था। इसने अपने आने वाले बच्चे के लिए बेशुमार खिलौने, कपड़े और तोहफे खरीदे थे। फिर वापसी पर अचानक ही हादसा हो गया। बरकरवी से आते ट्रक ने इनकी खुशियों का जनाजा निकाल दिया। सारे गिफ्ट सड़क पर कुचले गए और खूबसूरत कपड़े खून में रंग गए। जाहिद 6 फुट नीचे मनुमट्टी तले जा सोया, जबकि कशमाला की कोख में पलता वो नन्ही जान भी अपने पापा के
रुखसत होने पर रूठ गया था। इन सब बातों को याद करके वो जितना रोती इतना ही बिखर जाती। वो आज भी सा खाने के बाद वो सारा दिन कमरे में खुद को बंद किए आंसू बहाती रहती, जबकि रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजर जाती थी। 8 माह बाद पिछले माह फैजी की शादी खालाजाद बुशरा से हुई थी। घर में भाभी के आ जाने पर कशमाला कुछ बहल गई थी, ज्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत वक्त अच्छा गुजर जाता था। बुशरा कम उम्र नटखट सी लड़की थी जो अपनी बातों और हरकतों से इसे हमावक्त हंसाती रहती थी। इस दौरान इसका गम खत्म तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन कुछ कम जरूर हो गया था। अब वो पहले की तरह कमरे में बंद नहीं रहती थी, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि बुशरा इसे ऐसा नहीं करने देती थी। अभी भी वो दोनों किचन में खड़े खाना बनाने में मसरूफ थी कि बैरूनी दरवाजे की घंटी बजी। शायद फैजी और मुनीर साहब आ गए थे। साजिदा बेगम ने दरवाजा खोला और वो दोनों भागम भाग सारा सामान तैयार करके रखने लगी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के बाद कशमाला अपने कमरे में चली गई। इसने बुशरा से कह दिया था कि इसकी भूख नहीं थी। अमूमन वो रात का खाना कम ही खाती थी। काफी देर तक साजिदा बेगम जब किचन में नहीं आई तो बुशरा को चंबा हुआ। खाना कब से लगा ठंडा हो रहा था, तभी लाउंज में उठकर हल्का हल्का शोर सुनकर वो इस तरफ आई। डॉक्टर मजीद साहब अपने बेटे के हमरा सोफे पर बराजमान थे। बुशरा इन्हें देखकर खुले दिल से मुस्कुराई और जाकर इन्हें सलाम किया। वो पहले भी 2 बार यहाँ आ चुके थे, लेकिन आज इनके आने का मकसद कुछ और था, जिससे कशमाला नावाकिफ थी। फिर इसे शरारत सूझी तो कशमाला को जबरन कमरे से निकाल लाई। डॉक्टर समान को देखकर कशमाला को शिद्दत से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। ताहम वो तमाम बहामात झटक कर वापस अपने कमरे में जाने लगी तो बुशरा ने इसे खींच लिया। कहाँ चली? मेहमानों से तो मिल लो। इसका बाजू पकड़े हुए इसे जबरदस्ती वहां लाई। वो लबों पर मस्नूई मुस्कुराहट सजा कर इन सब से मिलने के बाद किचन में आ गई। तुम्हें पता है अंकल मजीद क्यों आए हैं? बुशरा ने फ्रिज खोलते इसे कनखियों से देखकर शरारत से पूछा। मुझे क्या पता? पानी पीते हुए इसका हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर समान की मखमूर आंखें आज इसे कोई और ही किस्सा सुना रही थी। न जानिए वो क्यों वो इसकी आंखों से छलकता पयाम उल्फत पड़ बैठी थी। तो आओ खाना खा लो, इसने इसकी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए लापरवाही से कहा। मुझे भूख नहीं है, पहले भी कह चुकी हूँ, इसने बिगड़े लहजे में कहा। बुशरा मुस्कुराहट छुपाती खाना फिर से गर्म करने लगी। मुनीर साहब और फैजी दफ्तर से लौट आए थे और अब डाइनिंग टेबल पर मौजूद डॉक्टर मजीद की फैमिली के हमरा खाने से इंसाफ कर रहे थे। मुनीर साहब ने कशमाला को आवाज देकर बुला लिया और अब इनके सामने इसका इनकार नहीं चलने वाला था। वहां 2 ही कुर्सियां खाली थीं। कशमाला सोचने लगी कि किस पर बैठे। इसे मुतज़ब्ज़ब पाकर बुशरा ने झट से फैजी के बराबर वाली नशिस्त संभाल ली, जिस पर वो इसे घूरे बिना ना रह सकी, जबकि इसने ढिठाई से दांत निकाल कर दिखा दिए। अब एक ही सीट थी जिसके रूबरू वो शख्स बैठा था जो एक डॉक्टर था। चारों नाचार इसे वहीं बैठना पड़ा और बेटी भी ऐसी कि अभी उठकर दौड़ लगा देगी। एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को दिल ठहर जाता है, मैं आप धड़क जाता हूँ। डॉक्टर समान इसके चेहरे पर आते रंगों से महसूस हुआ था। कशमाला, खाना खाओ बेटा। वो खाली प्लेटों को तक रही थी। साजिदा बेगम ने नरमी से कहा तो वो महज मुस्कुरा कर सर हिला गई। प्लेट में सालन निकाल कर इसने एक निवाला मुंह में डाला तो नजरें सामने बैठे सामान से टकरा गईं, जो खाना खाते हुए मुसलसल इसे नोट कर रहा था। उफ! इसकी आंखें मोहब्बत से भरपूर नगमे सुना रही थीं। इनमें एक खास चमक और लपक थी जिसकी ताब न लाते हुए इसका निवाला कहीं हलक में ही अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। समान ने जल्दी से ग्लास में पानी निकालकर इसकी सिमत बढ़ा दिया। ग्लास लेते हुए हाथ की उंगलियां इसके हाथ से मस हुई और ग्लास कांप कर रह गया। पानी के चंद कतरे मेज पर छलके, फिर वो एक ही सांस में सारा पानी घटाघट पी गई। खाना खाने के बाद वो सब खुशगपियों में मसरूफ हो गए। साजिदा बेगम ने कशमाला को कमरे में जाने से रोक रखा था, इसलिए वो सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। समान की आंखें कशमाला के चेहरे से हट नहीं रही थी। कशमाला को अपनी पेशानी अर्क आलूद महसूस हुई थी। वो अपने कमरे में जाने के लिए पर तोड़ने लगी, मगर मुनीर साहब ने इसे अपने पास रोककर इसके फरार की राहें मादूम कर दी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ जा रहा था। आज तो गोया सभी इसका इम्तिहान लेने पर तुले हुए थे। बेटा, क्या अभी भी आप डॉक्टर से नफरत करती हैं? डॉक्टर मजीद ने अचानक ही इससे पूछा। तो पहले वो कुछ पजल हुई और फिर इसकी निगाह सामान पर पड़ी जो इसे ही देख रहा था। जी,
एकदम इसकी जुबान से फिसला तो सब कहे लगा बैठे, डॉक्टर मजीद भी तो एक डॉक्टर थे ना, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहकर पछताई। फिर कुछ देर बाद साजिदा बेगम के इशारे पर वो उठकर कमरे में आ गई। डॉक्टर समान और उनके वालिद रात गए तक वहीं ठहरे रहे और फिर चले गए। 5 महीनों से वो समान को कशमाला से शादी पर राजी कर रहे थे। ये सब वकील के मशवरों का असर था कि वो इस फैसले पर पहुंचे थे। डॉक्टर समान बाप को इनकार कर करके थक चुका था, मगर वो अपने कॉल पर डट गए थे। इसके इनकार पर वो किसी खातिर में नहीं लाए थे। समान ने अकील को भी लताड़ना शुरू कर दिया था कि बहरहाल ये सब इसी की वजह से हुआ था। इसने ही डॉक्टर मजीद की ब्रेन वॉशिंग की थी। ताहम अकील भी इसकी किसी डांट को असर लिए बिना इसे कशमाला से शादी के फवायद गिनवाना शुरू कर चुका था। चुनाचा इन दोनों की बातें सुन सुनकर वो थकने लगा। इसका इनकार कमजोर पड़ रहा था। वो कशमाला को अपनाने से कतरा रहा था क्योंकि इसका दिल इसे मजबूर कर रहा था। दिमाग में अजब सा डर था जो इसे कशमाला के मुतालिक सोचने से बाज रख रहा था। शायद इसे खो देने का खौफ था कि वो नहीं थी, ये रट लगाए हुए था। इससे लगता था कि हरीम ने एक बार इसे छोड़ दिया था, अब दूसरी बार भी वो इसे छोड़ देगी। इधर असर किस पर हुआ था? अकील के कहने पर डॉक्टर मजीद मुनीर साहब और इनकी फैमिली से मिलने इनके घर गए थे। इसे साथ जाने के लिए कहा, मगर वो राजी ना हुआ। लिहाजा अगली बार भी वो इसके मना करने के बावजूद अकेले ही चले गए। तीसरी बार इसे साथ चलने की ऑफर हुई तो वो चुपचाप चल दिया। जानता था कि अब एहतजाज का कोई फायदा नहीं था। वो अपने इरादे से फिरने वाले नहीं थे। कुछ दिन बाद मुनीर साहब, साजिदा बेगम, फैजी और बुशरा सब डॉक्टर मजीद के बुलाने पर इनके घर जाने को तैयार हो गए। साजिदा बेगम ने कशमाला से भी साथ चलने को कहा, मगर इसने सहूलत से इनकार कर दिया। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर समान और इसकी फजूल सी आंखों का सामना करती। वो लोग वापस लौटे तो साजिदा बेगम ने इसे बताया कि इन्हें डॉक्टर समान इसके जीवन साथी के तौर पर बहुत पसंद है। वो हैरान थी कि किसी ने इसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की थी। यानी जो अंदेशे इसके दिमाग में पल रहे थे वो सब दुरुस्त थे। डॉक्टर मजीद इसका रिश्ता लेने आए थे समान के लिए। चुनाचा इसने साजिदा बेगम को साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। साजिदा बेगम गोया सकते में आ गई, मगर इसे परवाह नहीं थी। इसका अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। जो जगह इसकी जिंदगी में जाहिद के लिए थी वो भला डॉक्टर समान को कैसे दे सकती थी। इसका इनकार डॉक्टर मजीद तक पहुंचा दिया गया था और जानकर बहुत दुखी हुए थे। समान का खुशफहमियों में गहरा दिल भी टूटा था और वो एक बार फिर पत्थर होकर पहले की तरह संजीदा हो गया था। शायद इसके नसीब में फिर से हरीम का साथ नहीं लिखा था। अभी वक्त है, अभी सांस है, अभी लौट आ मेरे गुमशुदा, मुझे नाज है बड़े ज़ब्त का, मुझे खून रुला मेरे गुमशुदा। ये नहीं कि तेरे फिराक में मैं उजड़ गया या बिखर गया। हाँ, मोहब्बतों पे जो मान था वो नहीं रहा मेरे गुमशुदा। मुझे इल्म है कि तू चांद है किसी और का, मगर एक पल मेरे आसमाने हयात पर जरा जगमगा मेरे गुमशुदा। तेरी इल्तिफात की बारिशें जो मेरी नहीं, तू बता मुझे तेरे दश्त चाह में किस लिए मेरा दिल जला मेरे गुमशुदा। घने जंगलों में घिरी हूँ मैं, बड़ा घुप अंधेरा है चार सू, कोई एक चिराग तो जल उठे जरा मुस्कुरा मेरे गुमशुदा। सूरज तुलू हुआ तो चमकती किरणों ने हर सू उजाला बिखेर दिया। झील का पानी भी चमक रहा था। कशमाला बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटे सब्ज घास पर टहल रही थी। मम्मा, मम्मा रुके। इसने यूं ही मुड़कर देखा तो पीछे 5 साल बच्ची अपनी तमाम तर मासूमियत से इसे देख रही थी। इसकी आंखों में हैरत का समंदर मौजज़न था। कशमाला ने एक गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर वहां और कोई नहीं था। मम्मा, आप मेरी मम्मा है ना? वो भाग कर इसके करीब आई। इसकी मोटी मोटी मासूम आंखों में हैरत थी। कशमाला गंग खड़ी रही। इसे समझ नहीं आया कि ये बच्ची कौन थी और इसे अपनी मम्मा क्यों कह रही थी। आप कौन है बेटा? कशमाला ने इसके टमाटर जैसे गाल को छुआ। आपकी फिजा हूँ, भूल गई हैं मुझे। इसके इस अंदाज़े तखातुब ने इसे अच्छा खासा परेशान कर डाला। कशमाला ने नीचे बैठकर इसने आंसू साफ किए जो रुखसारों पर बह निकले थे। फिजा ने इसे गले लगाकर भींच लिया। बेख्तियार इसे अपनी कोख में पलता बच्चा याद आया तो आंखें नम हो गईं। अच्छा, तो फिजा ये बताएं कि आपके पापा कहाँ हैं? इसके इस्तफसार पर फिजा ने दूर एक तरफ से टेक लगाए डॉक्टर समान की तरफ इशारा किया। कशमाला इसे देखते ही चौंक कर उठी। इसे बेतहाशा गुस्सा आया तो वो उठकर इस तरफ चली आई।
इसे देखकर डॉक्टर समान भी टेक छोड़कर आगे हुआ। शर्म नहीं आती आपको एक छोटी सी बच्ची की ब्रेन वॉशिंग करते हुए? वो इस पर बरस पड़ी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने रुख फेर कर कहा। मम्मा आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? फिजा के लब वाह हुए तो इसे ताव आया। तो फिर इस सब बकवास का क्या मतलब है? इसका गुस्सा आज सवा नज़े पर था। बेटा आप वहां जाकर खेलें, मैं भी आ रहा हूँ। इसने प्यार से इसके रुखसार थपथपाए। पापा फिर मम्मा हमारे साथ घर चलेंगी ना? इसकी मासूम सी ख्वाहिश पर सम्मान के दिल को कुछ हुआ। मैं बात कर रहा हूँ, आप जाएं। ओके। वो मुखालिफ से भाग गई। मैंने फिजा को हमेशा यही बताया कि हरीम इसकी मम्मा है। कशमाला कहर आलूद नजरों से इसे घूर रही थी। तो फिर इसका ज़हन क्यों बदला आपने? देखिए डॉक्टर समान, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मुझे आप और आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। इसने बाकायदा हाथ जोड़े। आई एम सॉरी, मैं आइंदा आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हरीम के लबों से इसके लिए ऐसे अल्फाज भी निकल सकते हैं। चले फिजा, मम्मा को तो बुलाएं, वो आपकी मम्मा नहीं है। वो धाड़ा। नहीं, वही मेरी हरीम मम्मा है। इसकी आवाज पर वो दूर खड़ी कशमाला चौंकी। हरीम मम्मा अल्लाह ताला के पास हैं, वो अब कभी वापस नहीं आ सकती। इसकी आवाज में थकन थी, लहजा बेबस था। आप झूठ बोल रहे हैं। वो हत्थे से उखड़ गई। फिजा, इसने गुस्से से हाथ लहराया तो कशमाला भाग कर आई और फिजा को अपने गले लगा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने बाज पूछ की। मम्मा। फिजा इसके गले लग कर सिसकने लगी। कशमाला इसे लेकर वहां से चली गई और सामान बालों में हाथ फेर कर रह गया। डॉक्टर मजीद को फोन करके इसने घर का एड्रेस पूछ लिया था और अब वो इसे घर छोड़ने जा रही थी। कुछ देर की मुसाफत तय करके वो मजीद हाउस दाखिल हुई। अफसरदा सी फिजा इसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए थी। फिजा की रहनुमाई में वो इसे इसके कमरे में ले गई और कुछ वक्त इसके साथ गुजारने के बाद वो इसकी आया को खास ख्याल रखने की ताकीद करती वापस हो ली। सच शुक्र के फिजा सो गई थी, वरना इसके तेवरों से लगता था कि उसे कयामत तक घर जाने नहीं देगी। सोचों में गलता सुस्त रवि से चलती कशमाला एक कमरे के पास से गुजरी तो अजीब से एहसास ने घेर लिया। इसे यूं ही नजर उठा के खुले दरवाजे से अंदर झांका तो सुन रही गई। दीवार गिर तस्वीर जिसमें वो डॉक्टर समान के साथ शादी के जोड़े में मलबूस मुस्कुरा रही थी, वो भौंचका सी चलती अंदर आ गई। कमरे में और भी बहुत सी तस्वीर थी जिसमें वो और समान साथ थे, हंसते मुस्कुराते और एक दूसरे के बेहद करीब। लाशऊरी तौर पर इसका हाथ आहिस्तगी से अपने चेहरे पर रेंगने लगा। वो अपने एक एक नक्श को छू रही थी, तभी इसके उकुब से कदमों की छाप उभरी। डॉक्टर समान इसे अपने कमरे में देखकर पल भर के लिए चौंका और फिर इसे सजदर देखकर गोया हुआ। ये हरीम है, हरीम सुल्तान, मेरी बीवी और फिजा की मम्मा। वो सकते में आ गई। चंद लम्हों बाद इसे अपने लफ्जों पर पछतावा हुआ। इसने डॉक्टर समान को कितना बुरा भला कहा था, सोचकर ही शर्मिंदगी होने लगी। फिर वो चुपचाप वहां से निकल आई। दिल पर ढेरों बोझ आ पड़ा था। सपहर ढल रही थी। लॉन में बैठी कशमाला चाय की सिप लेती हुई किसी किताब की बकरदानी में मसरूफ थी। इसे यूं ही उचटती सी निगाह उठाई तो हैरत ज़दा रह गई। गोल मटोल से रुखसारों वाली फिजा इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसने कप ट्रे में रख दिया। मम्मा। कशमाला का दिल यकबारगी से धड़का। एक लफ्ज इसकी ममता को झंझोड़ कर धड़कनों में भौचाल बर्पा कर देता था। इसकी पलकें भीगी। याद नहीं रहा कि इसे क्या हुआ, मगर इसने निगाहें वहां की थी। फिर सब भाग कर इसके सीने से आ लगी। बेख्तियार इसने कई बोसे इसकी आंखों और गालों पर दे डाले। मम्मा आप मेरे घर से क्यों नहीं आती? बस इसी एक सवाल से वो घबराती थी। आऊंगी बेटा। आवाज रुंध गई। इसने खुद को संभाल कर इसे अपनी गोद में बिठाया और ट्रे से बिस्किट उठा कर दिया। वो मजे से खाने लगी। कशमाला इसे मुस्कुराती आंखों से तकती रही। इसी पल साजदा बेगम ने लॉन में कदम रखा तो तुम मुतहैयर रह गईं। सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था, ताहम वो फिजा के करीब आई और इसे प्यार करके गेट की तरफ बढ़ गई। ये किसके साथ आई है? उन्होंने गार्ड से पूछा। समान साहब के साथ। कहाँ गए? यहीं बाहर ही खड़े हैं, गार्ड ने बताया। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? इन्हें अंदर बुलाओ। उन्होंने गेट खोला तो इस बार समान को गाड़ी से टेक लगाए नजर आया। समान बेटा अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? इस पुचकार पर समान ने नजरों का रुख फेरा। सन ग्लासेस उतार कर गरिबान से लटकाए और पैंट की जेबों में हाथ घुसाए इनके करीब आया। इसी पर साजदा बेगम के दिल से हसरत निकली।
ये वजीहा शख्स काश इनकी बेटी का नसीब होता। अस्सलाम वालेकुम। इसने सर झुकाकर सलाम किया तो साजदा बेगम ने जवाब देकर प्यार से हाथ इसके सर पर फेरा। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद उन्होंने आने का सबब पूछा तो वो एकदम आजिज दिखाई देने लगा। आंटी फिजा को 2 दिन से बुखार है, वो यहाँ आने की जिद कर रही थी और आज इसी जिद में इसने दवाई भी नहीं खाई, इसलिए आप लोगों से मिलवाने चला आया। मैं आपको कतई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यकीन करें अगर इसकी तबीयत खराब ना होती तो मैं इसे कभी यहाँ लेकर ना आता। कैसी बातें कर रहे हो समान, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। इन्हें वाकई बुरा लगा। बहुत शुक्रिया आंटी, मगर ऐसा आप सोचती हैं, बाकी सब नहीं। इसके दबे हुए गिले को वो अच्छी तरह समझती थी। आप प्लीज पिज्जा को भेज दें, मुझे देर हो रही है। घड़ी पर निगाह डालकर वो गोया हुआ साजदा बेगम जान चुकी थी कि वो अंदर नहीं आना चाहता था, इसलिए वो गेट पर ही खड़ी रही। गार्ड पिज्जा को ले आया और फिर इन दोनों बाप बेटी को अलविदा कहने के बाद वो लॉन की जानिब मुड़ी, जहाँ कशमाला ठंडी चाय को हलक में उतार रही थी। क्यों आई थी फिजा? उन्होंने हाथ सीने पर बांध कर खुरदरे लहजे में पूछा। मुझसे मिलने? किस रिश्ते से? आप अच्छी तरह जानती है कि वो मुझे हरीम समझती है, तो तुम इसकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं करती? आज वो इसे बख्शने के मूड में नहीं थी। कर दूंगी। कब? जब तक वो संभल नहीं जाती। इसने चाय का खाली कप मेज पर धरा। यानी कि तुम इसके बालिग होने तक इसकी झूठी माँ बनने का नाटक करोगी, धोखा दोगी इसे? एक मुश्किल सवाल। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर इसकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। अब खुश ने किताब उठाई और खड़ी हो गई। यहाँ आने से रोकोगी? इनकी पेशानी पर बल पड़े। जाहिर है नहीं रुकी तो। सवालात पर सवालात। कशमाला के अंदर कोहराम मचने लगा। वो रुहासी हो गई। बात का पतंगर क्यों बना रही हैं मम्मा? वो जा चुकी है, किस्सा खत्म। कल फिर आएगी, बल्कि अब हर रोज आया करेगी। सामान रोजाना बाहर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहेगा। आते जाते लोग इसे देखेंगे, किस्सा फिर शुरू होगा। वो भी हर घर में कहानियां बनेंगी, जितने मुंह इतनी कहानियां। उन्होंने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। कशमाला धक से रह गई। मैं इसे मना करूंगी, वो यहाँ ना आए। दिल तोड़ोगी इसका, रुलाओगी मासूम बच्ची को? उन्होंने फिर मुश्किल से सवाल किया। तो क्या करूं? वो चीखी। ठीक है, वो यहाँ नहीं आ सकती ना, तो फिर मैं खुद इसके पास जाकर रह लेती हूँ, इसकी माँ बनकर। आप मजीद अंकल को हाँ कह दें। लम्हा लगा था फैसला होने और दिल किरची किरची होकर बिखरने में। साजदा को बेगम को यकीन न आया, जबकि वो अपनी बात कहकर जा चुकी थी। इस काया पलट पर वो जितना हैरान होता कम था। बिला चूं चरा 3 मरतबा कबूल है कहकर अपने आप इसने डॉक्टर समान के नाम लिखवा दिया था। मुनीर साहब और साजदा बेगम की दुआओं में रुखसत होकर वो डॉक्टर मजीद के घर आ गई। दुल्हनापे का रूप इस पर खूब आया था। डॉक्टर समान लाख कोशिशों के बावजूद इससे नजरें नहीं चुरा पाया। वो हरीम नहीं थी, ये बात इसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। बहरहाल महफिल की जान बने दूल्हा दुल्हन के दरमियान एक खिलखिलाता चेहरा भी था, जो कि फिजा का था। वो खुश थी कि मम्मा अब हमेशा के इसके पास रहने वाली थी। सामान कमरे में आया तो वो वहां नहीं थी। यकीनन वो फिजा के कमरे में थी, लिहाजा वो इसका इंतजार करने लगा। कशमाला ने फिजा को सुला दिया और अब खुद भी सोना चाहती थी, मगर मसला ये था कि ऐसे भारी भरकम लहंगे और जेवरात समेत वो सो नहीं सकती थी। और सबसे बड़ा मसला ये था, इसके कपड़े सामान के वार्डरोब में थे। सहज सहज कर चलते हुए सामान के कमरे में दाखिल हुई पायल के शोर से बेड पर बैठा सामान चौंक कर उठा। कशमाला इसकी तरफ देखे बिना ड्रेसिंग टेबल के दराज कद आईने के सामने इस्तादा होकर जेवरात उतारने लगी। इसका अहमरीन चेहरा सामान की धड़कनों में उधम मचाने लगा। वो पलकें नहीं झपका सका। अपने दिल को संभाले वो कई सानिये तक इसे तकता रहा, यहाँ तक कि वो कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई। सामान फिजा के कमरे में गया और इसे उठाकर अपने कमरे में ले आया। वो रात में फिजा को अपने साथ ही सुलाता था। इसे फिजा के बिना नींद नहीं आती थी। अगर वो कमरे में सोती तो कशमाला भी वहीं सो जाती, जबकि इस कमरे में नन्हे से बेड और खिलौने के सिवा कुछ नहीं था। कशमाला चेंज करके बाहर आई तो बेड पर फिजा को सोया हुआ पाया, तो क्या इसे भी यहीं सोना था? बहरहाल वो फिजा के करीब लेट गई। सामान नहीं था तो इसने तायराना नजरों से कमरे का जायजा लिया। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो हर दीवार पर हरीम का अक्स था, मगर आज इसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी। सामान अंदर आया तो वो एकदम से उठ बैठी।
साइड टेबल पर पानी से भरा जग रखकर इसने एक नजर इस पर डाली। इसी पल कशमाला की निगाहें उठी। समान की सुर्ख आंखें कयामत थी। इसने घबरा कर निगाह चुराई और बेड से उतर गई। समान ने दराज से कुछ निकाला और मुड़कर इसे देखने लगा। ये मेरी तरफ से छोटा सा नजराना। सुर्ख मखमली डिबिया इसकी तरफ बढ़ाई। देखिए मिस्टर समान, मैं यहाँ सिर्फ वीजा के लिए आई हैं। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनियादारी निभाने को मुझसे निकाह तो हुआ है ना आपका। ये तोहफा भी महज एक रस्म के सिवा कुछ नहीं। अमूमन दुल्हन से रूनुमाई के गिफ्ट पर सवाल किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। इसकी दलील पर कायल होकर कशमाला ने डिबिया ले ली। अब आप सो जाएं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। फोन साइड टेबल पर पड़ा था। शब बखेर। सामान कमरे से बाहर निकल गया। जहाँ कशमाला इसके यूं आसानी से चले जाने पर बेयकीन थी, वहीं सामान पर भी एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ था। इसका दिल टूट टूट कर रेजा हुआ था। वो हरीम नहीं थी। ये एहसास इसे एक बार फिर मौत की जानिब धकेल रहा था। वो छत पर इस कमरे में चला आया जहाँ हर तरफ हरीम की तस्वीरें थी। इसका सामान था मगर वो खुद नहीं थी। इसे लगा कि हरीम इसकी जिंदगी में वापस आ रही थी तो अब इसे सामान की जरूरत नहीं थी, इसलिए इसे अलग कमरे में रखवा दिया था। मगर आज इसका यहाँ मौजूद होना ये साबित कर रहा था कि इसके हिस्से में यही साजो सामान था। नसीब में हरीम नहीं, इसकी यादें थी। इसे महसूस हुआ कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। आखिर क्यों हर बार हरीम इसके इतने करीब आकर दूर चली जाती थी। रुखसती के वक्त वो खुश था। इसे लगा था हरीम इसके बिखरे ख्वाबों को एक बार फिर समेटकर इसकी आंखों में भर देगी, मगर इसने तो इसे दश्त चाह में नंगे पांव रोल दिया था। वो मातम ना करता तो और क्या करता। इसने हरीम की तस्वीर को सीने से लगाया तो बावजूद जब के आंखें भर आईं। इसे यकीन था कि अब बहुत जल्द ये जुदाई इसकी जान लेने वाली थी। वो पहले जिंदा था तो फकत फिजा के लिए, मगर अब इसे माँ मिल गई थी जो खुद से बढ़कर इसका ख्याल रखने वाली थी। डॉक्टर समान और डॉक्टर हरीम की जोड़ी को न जाने किसकी नजर लगी थी कि फिजा को जन्म देते ही वो चल बसी। समान को जब डॉक्टर्स ने बताया कि हरीम की हालत नाजुक है तो वो मस्जिद की तरफ भागा था। इसने वजू किया और हरीम की जिंदगी के लिए इस हमेशा जिंदा रहने वाले के सामने हाथ उठाए थे। न जाने कितनी देर वो सजदे में रोता रहा था, लेकिन फिर इसे करार मिल गया। वो अस्पताल की जानिब भागा तो ये सोच कर कि हरीम ने आंखें खोल दी होंगी। वो नहीं जानता था कि वो आंखें तो हमेशा के लिए बंद होकर मनोमट्टी तले दबने वाली थी। वो मोहब्बत का प्यासा था। इसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला था, लेकिन बीवी के रूप में जब इसने औरत की मोहब्बत को महसूस किया तो सरशार सा हो गया। हरीम ने इसे बेहद चाहा था और वो अक्सर सोचता था कि अल्लाह ने इस बार मोहब्बतों का नजूल बीवी की सूरत करके माँ की ममता की कमी का अजाला कर दिया था। मगर इसे कहाँ मालूम था कि हरीम की बेलौस मोहब्बत का तावान इसे कब्र के हवाले करके अदा करना होगा। डॉक्टर समान अपना आप भुला बैठा। गोए हरीम के साथ साथ वो खुद भी दफन हो गया था। इसे याद नहीं रहा कि इसकी कोई बेटी थी जिसे हरीम ने जन्म दिया था। वो बस पागलों की तरह हरीम हरीम पुकारता रहता। डॉक्टर मजीद के लिए सामान की ये हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जवान बेटे और नन्ही पोती को तन्हा संभालने में हलकान हो रहे थे। वो सामान को गम गलत करने की कोशिश में इसके पास घंटों गुजारते और वो संभलने के बजाय ऐसी बातें करता कि वो दिल गिरफ्तगी से रो पड़ते। अब करते भी तो क्या, कातिबे तकदीर तो नहीं थे जो नसीब बदल देते। कुदरत ने बड़ा कड़ा इम्तिहान लिया था डॉक्टर समान से। 1.5 साल मुसलसल दवाओं और दुआओं से जब वो पागलपन की बीमारी से सेहतयाब हुआ तो इसकी गोद में एक नन्हा खिलखिलाता वजूद आ गया। हरीम के लिए मचलता दिल ठहर गया और इस नन्ही सी जान में आन अटका। समान ने फिजा से बेलौस मोहब्बत की। इसका दिल बस इसी के लिए धड़कता था कि अचानक वही चेहरा इसके सामने आ गया। वो एक बार फिर पागल होने लगा। इसका अहमक दिल इसे ये समझाने लगा कि हरीम जिंदा है और वो आंखें बंद करके पिछले 4 साल से इस पर यकीन कर रहा था। आज ये गुमान टूटा तो वो खुद भी बिखर गया। जहां ये भरोसा हुआ कि हरीम मर चुकी थी, वहीं ये यकीन भी पुख्ता हो गया कि अब वो खुद भी जिंदा रहने वाला नहीं था। खिड़की से झांकता चांद इसकी हालत पर मगमूम था। वो हरीम की तस्वीर सीने से लगाए रोता रहा।
4 बजे के करीब इसने आंसू पोंछे और नींद की गोलियां फांक कर सो गया। सामान के जाने के बाद कशमाले ने दराज खोलकर मखमली डिबिया इसमें फेंक दी। साइड टेबल पर रखे मोबाइल पर एक निगाह के बाद दूसरी निगाह डालना गवारा नहीं की। इसे सामान या इसकी दी हुई किसी चीज से कोई सरोकार नहीं था। वो बस फिजा के लिए यहाँ थी। इसे सिर्फ इसी का ख्याल रखना था। सुबह सवेरे फिजा की आंख खुली तो अपने करीब कशमाला को सोया देख कर वो झूम उठी थी। फिर पहलू बदल कर वो इससे लिपट गई। कशमाला ने आंखें खोली और इसे सीने से चिमटा कर बाजू इसके गिर्द हमायल किए और सो गई। कुछ पल सर के इसने आंखें खोल दी। फिजा इन्हमाक से इसे देखने में मसरूफ थी। वो बेख्तियार मुस्कुराई। फिजा भी हंसने लगी। क्या हुआ? इसने पूछा। आप बहुत प्यारी हैं मम्मा। वो फिर से मुस्कुराई। बाबा कहाँ हैं? कशमाला की मुस्कुराहट गायब हो गई। पता नहीं। फिजा को कुछ पीछे खसका कर वो उठ बैठी, दुपट्टा लिया, जूते पहने और बाथरूम में चली गई। नहा धोकर वो निकली तो फिजा वहां नहीं थी, लिहाजा वो भी बाहर चली आई। किचन में मजीद साहब अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, 3 पीस सूट में तैयार। यकीनन वो क्लिनिक जा रहे थे। कशमाला इनके करीब आई, सलाम किया तो उन्होंने दस्ते शफकत इसके सर पर रख कर ढेरों दुआएं दे डाली। कशमाला ने इनके मना करने के बावजूद इन्हें किचन से बाहर भेज दिया और खुद नाश्ता बनाने लगी। डाइनिंग हॉल में वो फिजा से बातें कर रहे थे जब फिजा ने सवाल किया, दादो बाबा कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे बेटा। वहां नहीं है। वो परेशान थी। हर सुबह उठने पर इसे बाबा का चेहरा देखने को मिलता था। अच्छी बात थी कि आज इसने मामा का रूप देखा था, लेकिन फिर बाबा कहाँ गायब हो गए थे? वॉक पर होंगे। आज आप देर से जागी हैं ना, इसलिए वो आपको बिना बताए ही चले गए होंगे। इनकी बातों पर वो मुतमईन हो गई। इतने में कशमाला इनके लिए नाश्ता ले आई और फिर फिजा के इसरार पर वो इनके साथ नाश्ता करने लगी। इसे डर था कि फिजा मजीद अंकल के सामने ही इससे सामान के मुतालिक ना पूछ ले, जाने वो कहाँ था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए।